नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार आपका ऑप्टिक जीएस में स्वागत करता हूं। आज का जो नई सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं, वो आजकल के ट्रेंडिंग एग्जाम को देखकर। ट्रेंडिंग एग्जाम का मतलब क्या है कि आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल दिया गया है। मतलब कैसे कि आजकल के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो स्टैटिक जीए के जा रहे हैं, स्टैटिक जनरल अवेयरनेस के बारे में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन में मतलब एक कोई सेक्शन नहीं निर्धारित कर रखा है इन्होंने कि इस सेक्शन से हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछेंगे या ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन पूछेंगे या उसके बाद पॉलिटी से ही क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्या कर रहे हैं उन्होंने, एक स्टैटिक आसपास का जो एरिया है, जो आसपास का एटमॉस्फेयर है आपके आसपास का, उससे क्वेश्चन उठाने लगे हैं अभी। अब आप जितने भी क्वेश्चन देखिएगा, अगर 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस के, तो उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन तो इधर के ही पूछ रहे हो, है ना, आसपास के एटमॉस्फेयर के बारे में। वो साफ साफ आपसे सिलेबस में भी कहता है कि आपके सराउंडिंग में जो भी कुछ है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ठीक ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीए का, जिसमें जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन है, जितने भी स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना, हम कोशिश करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करवा के सारे क्वेश्चन को एक जगह स्टोर कर लें, ठीक है। पूरी कोशिश करेंगे आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो इसमें आपको मैं दिला सकूँ, ठीक। दूसरी चीज़ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इसमें केवल मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, सारा वीडियो देखिएगा। इससे जितना डेटा दे रहा हूँ मैं, सारा डेटा आप स्टोर कर लीजिएगा, आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने वाले हैं। आज हम क्वेश्चन कर लेते हैं 2019 की जो बाघ रिपोर्ट आई थी, इससे क्वेश्चन बहुत बनाता है ना। ये पर्यावरण में भी आ जाता है, उसके बाद आपके एटमॉस्फेयर में भी आ जाता है, आपके सराउंडिंग में भी आ जाता है, हर जगह से क्वेश्चन बन जाता है ना। तो आज थोड़ा सा 2019 की बाघ रिपोर्ट कर लेते हैं, बाघ रिपोर्ट के बारे में ना। तो अगर पूछा जाए कि अगर बाघ रिपोर्ट 2019 की अगर देख लें हम, तो वो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि देश में सर्वाधिक बाघ कहाँ है ना, या सर्वाधिक बाघ कितने हैं। तो 2019 की रिपोर्ट लिखा हुआ है, 2019 की रिपोर्ट, 2019 की रिपोर्ट। और किस चीज की रिपोर्ट है बेटा? ये बाघ रिपोर्ट है। किसकी है? बाघ रिपोर्ट, बाघ रिपोर्ट। क्लियर है ना? बाघ रिपोर्ट, ठीक। पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे वो कि बताइए कि 2019 में, है ना, या वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सर्वाधिक बाघ कितने हैं? अगर भारत में बाघों की संख्या पूछे, भारत में बाघों की संख्या, भारत में बाघों की संख्या, तो इस समय क्या भारत में बाघों की संख्या कितनी हो रखी है? 2967। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, ये जो 2967 है पूरे विश्व में सर्वाधिक है। विश्व में सर्वाधिक, अगर पूछा विश्व में सर्वाधिक बाघ किसके पास है, तो भारत के पास है। किसके पास है? भारत के पास। विश्व में सर्वाधिक बाघ किसके पास है? भारत के पास। इसलिए इसको किसमें शामिल किया गया? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको शामिल किया गया। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। बात समझ में आ रही है आपको? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है कि भारत में कितने बाघ हैं? 2967। अच्छा, 2967। और सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते? सर्वाधिक बाघ वाला स्टेट, अगर राज्य पूछा जाए सर्वाधिक बाघ, तो सर्वाधिक बाघ जो पाए जा रहे हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? एमपी में। कहाँ पाए जा रहे हैं बेटा? एमपी में। कितने बाघ हैं? 526 बाघ हैं। कितने हैं? 526। दूसरे नंबर पे कौन सा बाघ है? दूसरा स्थान। तो अगर दूसरा स्थान पूछा जाए तो दूसरे स्थान पे कौन है? कर्नाटक। क्या नाम है उसका? कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। और जो कर्नाटक दूसरे स्थान पर, इसमें कितने बाघ हैं? 524 बाघ हैं। याद रखिएगा दोनों, है ना, कि सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जा रहे हैं? सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है, 526 बाघ है। और अगर पूछा दूसरा स्थान सर्वाधिक, तो कौन सा है? कर्नाटक। दूसरा स्थान सर्वाधिक कर्नाटक। अच्छा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछ ले। तो सर्वाधिक आपको पता होगा, मैं दो चीजें लिखा रहा हूँ। एक लिखा रहा हूँ बांधवगढ़ राष्ट्रीय या टाइगर रिजर्व लिख रहा हूँ, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहला। और एक आपका है कान्हा टाइगर रिजर्व। देखो बेटा, दोनों क्या है? दोनों ही मध्य प्रदेश में। पहले दोनों क्या है? एमपी में है ना, क्योंकि एमपी की बात कर रहे हैं तो पहली चीज तो दोनों एमपी में। दूसरा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मतलब क्या है कि बाघों की संख्या का घनत्व ज्यादा है, मतलब जगह कम है, बाघों की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पूछ लिया जाए, बोला जाएगा तो बांधवगढ़ में बाघों का घनत्व ज्यादा है, बाघों का घनत्व ज्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए कि बांधवगढ़ में क्या है? बाघों का घनत्व सर्वाधिक है।
भारत का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? तो कहाँ पे है? बांधवगढ़ में। अगर सर्वाधिक टाइगर पूछे जाए तो सर्वाधिक बाघ कहाँ पे? बाघ सर्वाधिक यही है, सर्वाधिक बाघ कहाँ पे? कान्हा टाइगर रिजर्व में। दोनों बात समझ में आई कि अगर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पूछे तो यहाँ पे बाघों का जो घनत्व है, मतलब जगह कम होगी और बाघ ज्यादा है, तो बाघों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दूसरा कान्हा टाइगर रिजर्व में क्या है? कान्हा टाइगर रिजर्व में जगह तो ज्यादा होगी और बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक बाघ किसके पास है? भारत के पास। कितने? 2967। पूछा है भारत में सर्वाधिक बाघ किसके पास है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व के पास। कान्हा टाइगर रिजर्व है कहाँ? ये मध्य प्रदेश सर्वाधिक बाघ रखता है। उसके बाद अब बात करते हैं, जब बाघों की अगर बात चल रही है तो टाइगर प्रोजेक्ट आया था। क्या आया था बेटा? टाइगर प्रोजेक्ट। अगर पूछा जाए टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? टाइगर प्रोजेक्ट। अच्छा, टाइगर प्रोजेक्ट का क्या अर्थ था कि शेरों को बचाने, जो बाघ है ना, बाघों को बचाने के लिए क्या किया गया था? एक प्रोजेक्ट निकाला गया। बाघों की संख्या कम थी तो बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया कि, और तो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था आपका? 1973 1973 में। कब आया था? 1973 में। अच्छा, क्या टाइगर प्रोजेक्ट ऐसे ही आ गया होगा क्या? अरे नहीं भाई, टाइगर प्रोजेक्ट किसके अधीन आया था? तो इसके लिए आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। एक निकाला गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, है ना? तो ये अधिनियम कब आया था? ये अधिनियम आया था 1972 में। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। अच्छा, 1972 में जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, उसी समय इसी के साथ क्या एक टाइगर प्रोजेक्ट, एक हाथी प्रोजेक्ट निकाला गया था। इसी के साथ एक प्रोजेक्ट आया था जिसका नाम क्या था? हाथी प्रोजेक्ट। सबसे पहले क्या था? हाथी प्रोजेक्ट आया था, हाथी प्रोजेक्ट। अच्छा, हाथी प्रोजेक्ट अगर पूछते कब आया था तो आया था 1972 में आया था। और देश में सर्वाधिक हाथी पाए कहाँ जाते? तो वो केरल। कहाँ पाए जाते? केरल में। सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते? केरल में पाए जाते। हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। अच्छा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया। चलिए, इतना सा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फटाक से दूसरा होता है, इसका आगे बताते हैं। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं ना। मेरे को आप ये सीरीज यही बताइएगा कि ये जो टाइगर प्रोजेक्ट था, टाइगर प्रोजेक्ट सबसे पहले आया कहाँ से शुरू किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है, आप बताइए मुझे जल्दी से फटाक से, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई? याद करो। ठीक, तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत थी वो हुई है, बताता हूँ। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत, ठीक, तो ये रहा टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत, अगर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की बात करें, शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। कहाँ हुई बेटा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, है ना? ये हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा, मेरे को ये बताओ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये है कहाँ पे? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड। अच्छा, ये उत्तराखंड। पूछा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से कौन सी नदी बहती है? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से कौन सी नदी बहती है? तो मध्य से जो नदी बहती है उसका नाम क्या है? रामगंगा। कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नदी, है ना? पूछा रामगंगा नदी निकलती कहाँ से? रामगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो रामगंगा नदी का उद्गम जो है, उद्गम कहाँ है बेटा? उद्गम है फुलर झील, सॉरी, उद्गम जो है वो नैनीताल। कहाँ है? नैनीताल से निकलती है। अच्छा, नैनीताल से निकलती तो इसका मुहाना कहाँ मिलती? कहाँ है? क्या समुद्र में जाके गिरती? कहाँ गिरती है? तो ये गिरती गंगा में, और गंगा में भी कहाँ? कन्नौज के पास। अगर इसका पूछा रामगंगा के बारे में तो रामगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? नैनीताल से होता है, और उसका मुहाना कहाँ है? गंगा में, वो भी कन्नौज के पास आके मिल जाती है। कन्नौज के पास इसका मुहाना होता है। तो पूछा रामगंगा किसकी सहायक है? तो गंगा की सहायक है। अच्छा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो यमुना है। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? टोन्स। ठीक ना? ऐसे आप मेरे साथ ऐसे रहिएगा, मैं सारे क्वेश्चन एक दूसरे को रिलेट करा के आपको सब याद करा दूंगा। ठीक ना? अगर पूछा रामगंगा किसकी सहायक है तो गंगा की। गंगा की सहायक सबसे बड़ी कौन सी है? यमुना। यमुना की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है? टोन्स। याद रखना, ठीक ना? अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात आई तो पूछा था इसकी स्थापना कब हुई, है ना? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापना अगर इसकी पूछी है, स्थापना
तो स्थापना इसकी कब हुई थी? 1936 में। कब हुई थी बेटा? 1936 में स्थापना हुई थी। 1936 में स्थापना की किसने थी? तो माइकल हेले ने। किसने की थी? माइकल हेले ने की थी। माइकल हेले। अच्छा, माइकल हेले, इस माइकल हेले के ही नाम से पड़ गया था इसका नाम हेली नेशनल पार्क। क्या पड़ गया था? हेली नेशनल पार्क। इसका नाम क्या पड़ गया? हेली नेशनल पार्क। तो याद रखना, हेली नेशनल पार्क किसको बोलते हैं? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं। 1936 ईस्वी में इसका। अच्छा, सबसे पहला टाइगर रिजर्व क्या था? ये मैंने बोला जिम कॉर्बेट। शुरुआत अगर यहीं से हुई है तो पहला यही हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या है? सबसे पहला टाइगर रिजर्व। सबसे पहला टाइगर रिजर्व अगर पूछा जाए तो कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इतनी बात आप समझिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरा उत्तराखंड में है, ये ध्यान रखना, उत्तराखंड में है। रामगंगा नदी इसके मध्य से गुजरती है। रामगंगा गंगा की सहायक है और नैनीताल से निकलती है। उद्गम इसका कहाँ? नैनीताल से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में माइकल हेले ने की थी और ये हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इतनी बात आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को जल्दी से बताइए कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। तो अगर पूछा जाए सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बेटा बताओ, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व का नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। याद कर लेना, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है ना। ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व अगर पूछा जाए है कहाँ, तो ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है, ठीक ना। पूछा जाए सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहाँ पे? सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। अच्छा, रिजर्व है ना। देखो जल्दी जल्दी मैं क्या क्या लिख देता हूँ। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, उसका नाम क्या? पेंच। क्या नाम है बेटा? पेंच टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? पेंच टाइगर रिजर्व। अच्छा, पेंच टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? पेंच टाइगर रिजर्व अगर पूछा जाए टाइगर रिजर्व है ना, तो ये अगर पूछा जाए तो ये है कहाँ पे? ये भी एमपी में है। ये कहाँ पे? एमपी में। पेंच, सबसे छोटा पेंच, सबसे बड़ा नागार्जुन सागर। और अगर सबसे ऊंचा पूछे तो कौन सा हो जाएगा? सबसे ऊंचा अगर पूछा जा रहा है, ठीक, तो नामदफा। सबसे ऊंचा क्या हो जाएगा? अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन और याद आ गया, ठीक है, वो मैं करवाता हूँ। सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व, इसके बाद मैं वो करवाता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व। सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व अगर पूछा जाए आपसे, रिजर्व, ठीक, तो इसका नाम जो सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है, इसका नाम है आपका, ठीक ना, नामदफा। पसीना निकल रहा है बेटा, नामदफा। सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नामदफा टाइगर रिजर्व। अच्छा, ये है कहाँ? ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे बोल रहा हूँ? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि टोटल कितने हो गए हैं टाइगर रिजर्व? अगर पूछा भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? कुल टाइगर रिजर्व अगर भारत में पूछा कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो कुल टाइगर रिजर्व बोले जाए तो कितने हैं? इसे वर्तमान में 52 है। 52 कितने हो गए? 52 हो गए। पूछा है सबसे नवीनतम, सबसे पहला बताया कौन सा है? सबसे पहला कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सबसे पहला। अब सबसे नवीनतम जो हाल ही में शामिल किया गया है, सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है ना, टाइगर रिजर्व। सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व अगर पूछा जाए आपसे तो क्या है? रामगढ़ बिस्धारी। सबसे नवीनतम कौन सा? रामगढ़ बिस्धारी, ये सबसे नवीनतम है। रामगढ़ बिस्धारी जो है वो सबसे नवीनतम है, ठीक ना। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कुल टाइगर रिजर्व कितने हो गए, तो 52 हो गए। सबसे ऊंचा कौन सा है? नामदफा है। सबसे छोटा कौन सा? पेंच है। सबसे
बड़ा कौन सा, नागार्जुन सागर श्री शैलम है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा हुआ था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ था, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा एक चीज और, बाघ की अगर बात चल रहे हैं, है ना, तो बाघ अगर बात कर लो तो बाघ को राष्ट्रीय पशु का घोषित किया गया, ये भी लिख लो, बाघ को राष्ट्रीय पशु का घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय पशु, अच्छा राष्ट्रीय पशु अपना होता है ना, जानते हो क्या है राष्ट्रीय पशु, क्या है, बाघ। बाघ को राष्ट्रीय पशु का घोषित किया गया 1973 में। भाई 1973 में ही घोषित कर दिया गया जब प्रोजेक्ट आया था। अगर राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित करते तो लोग ऐसे शिकार करते थे, मजे मजे में शिकार करते हैं और क्या कहते हैं, बाघों को मार रहे थे। अब भाई राष्ट्रीय पशु घोषित, अब आगे दिखाओ, ठीक है। तो अब क्या हो गया, राष्ट्रीय पशु को घोषित कर दिया 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट आया, इसके साथ ही क्या कर दिया, इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। क्या इससे पहले कोई था? हाँ था, इससे पहले एक राष्ट्रीय पशु था। तो सबसे पहले इससे पहले राष्ट्रीय पशु कौन था? सबसे पहले राष्ट्रीय पशु ना, या पहला राष्ट्रीय पशु ना, जो आपका ये तो दूसरे नंबर का है। पहला राष्ट्रीय पशु क्या था अपना, राष्ट्रीय पशु, तो उसका नाम क्या था, शेर। उसका नाम क्या था, शेर। जो राष्ट्रीय पशु था उसका वो था शेर। अच्छा ये लिया कब गया था, तो ये लिया गया था 1969 को, 1969 को लिया गया था, ठीक है। 1969 को लिया गया था शेर, अपना पहला राष्ट्रीय पशु था, ठीक ना। इसके बाद 1969 के बाद 1972 में ये बात चली थी कि भैया शेर को हटाओ, ठीक ना, बाघ को बनाओ क्योंकि बाघों की संख्या कम है। तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट के साथ क्या किया गया, 1973 में बाघ को टाइगर पशु घोषित कर दिया गया, टाइगर है ना, टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। अच्छा दूसरी चीज है, 2008 में फिर ये बातें उठी थी कि बाघ को हटाओ, अब फिर शेर बनाओ, शेर कम हो गए, लेकिन उसके बाद उसके में कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। तो वर्तमान में आपका राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। कब लिया गया था, 1973 में लिया गया था। इससे पहले क्या था, शेर था। ये सबसे पहले आपको लिया 1969 में लिया गया। अच्छा 1969 से आपको एक चीज और याद आनी चाहिए, 1969 याद आनी चाहिए, ये इसरो की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना, अगर इसरो की स्थापना पूछे तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 को। कब, 15 अगस्त 1969 को क्या हुई थी, इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो की स्थापना, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा, हेडक्वार्टर पे पूछा जाए तो कहाँ है, बेंगलुरु में। कहाँ है, बेंगलुरु में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, अध्यक्ष वर्तमान में है के सिवान। कौन है, के सिवान। अच्छा के सिवान को 2 अवार्ड मिले हुए हैं, ठीक है, मैं इसको रफ कर दूं फटाक से, ठीक, ओके। के सिवान को 2 अवार्ड मिले हुए हैं, जल्दी से बताओ। दोनों 2019 में मिले हुए हैं, तो दोनों अवार्ड के बारे में आप लोग जल्दी बताओ क्या होते हैं, है ना, कौन कौन से 2 अवार्ड मिले के सिवान को। तो के सिवान को अवार्ड मिला है 2019 का वान कर्मण पुरस्कार। अभी भी पूछता है ये पुरस्कार, ये किसको मिला है, के सिवान को मिला है, के सिवान को मिला है। अभी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था 1 साल फिर, ठीक ना। 2019 का एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड, ये किसको दिया गया, एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड, ये दिया गया है के सिवान को। अच्छा अगर इसरो की बात करें और डीआरडीओ ना है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, डीआरडीओ भी आएगा। तो डीआरडीओ क्या है, अगर डीआरडीओ की बात कर रहे हो, क्या बोलते हैं इसकी, भारत की आन बान शान है ना, क्या है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा इसरो की फुल फॉर्म मैंने नहीं लिखा है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस और रिसर्च SEARCH, ओ माय गॉड, RCH, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन है ना। इसरो की स्थापना, इसरो का क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वैसे डीआरडीओ के अगर बोले तो डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट, ठीक है, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होगी इसकी फुल फॉर्म डीआरडीओ की। स्थापना की बात करें, स्थापना कब हुई थी इसकी, स्थापना सब जानते हो 1 जनवरी 1958 को हुई थी, 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर डीआरडीओ की स्थापना की बात करें तो कौन स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी।
अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर सब जानते हो दिल्ली है। कहाँ है? दिल्ली में हेडक्वार्टर। अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन है इस वक्त वर्तमान में? तो इस वक्त वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। क्या नाम? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी, क्लियर ना? जी सतीश रेड्डी कौन है? इस वक्त वर्तमान में अध्यक्ष है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि साइंटिस्ट ऑफ डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, अगर ये डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया तो ये देगा हेमंत कुमार शर्मा को। हेमंत कुमार शर्मा को ये अवार्ड दिया गया। अगर बोले मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? किसको बोला जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। किसको बोला जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। क्या बोला जाता है? अब्दुल कलाम को बोला जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? ये भी बताओ। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, इनका नाम है टेसी थॉमस। क्या है? टेसी थॉमस। अच्छा, एक चीज और आपको बताना पड़ेगा कि जो आप ऊपर वाला में देखो स्क्रीनशॉट लो फटाक से, ठीक है? अच्छा, आप मेरे को ये बताओ जल्दी से कि अभी जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था आपको बाघ, अभी जो बाघ पढ़ा रहा था आपको, तो बाघ के बारे में मैंने आपको ये नहीं लिखाया था कि बाघ मैन ऑफ इंडिया की टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो ये भी लिख लो, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ये किसको बोला जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला कौन है? कैलाश सांखला को बोला जाता है। इस समय जब टाइगर प्रोजेक्ट आया था तब पीएम कौन थी? जब टाइगर प्रोजेक्ट आया था तब इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी पीएम थी जब टाइगर प्रोजेक्ट आया था, ठीक है ना? अगर मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया पूछे तो टेसी थॉमस है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पूछे तो अब्दुल कलाम है। कुल डीआरडीओ ने कितनी मिसाइलें, ब्लास्टिंग मिसाइलें कितनी है डीआरडीओ की? तो डीआरडीओ के कुल पांच ब्लास्टिंग मिसाइलें हैं, है ना? तो पांचों ब्लास्टिंग मिसाइलों के नाम लिखो जल्दी फटाक से। डीआरडीओ की 5 ब्लास्टिंग मिसाइलें, डीआरडीओ की ब्लास्टिंग मिसाइल। तो डीआरडीओ की ब्लास्टिंग मिसाइल कितनी है? पहली का नाम क्या है? नंबर 1 पृथ्वी। क्या नाम है? पृथ्वी। दूसरी कौन सी है ब्लास्टिंग मिसाइल? दूसरी आपकी है अग्नि। तीसरी कौन सी है? तीसरी नाग। चौथी कौन सी है? चौथी है आपकी आकाश। पांचवी कौन सी है? पांचवी आपकी अस्त्र। कुल मिला के 5 ब्लास्टिंग मिसाइलें आई हैं, 5 ब्लास्टिंग मिसाइलें भारत में। अच्छा, ये ब्लास्टिंग मिसाइल जो आई थी तो वो किसके मतलब कौन था मुख्य रूप से वैज्ञानिक? तो एपीजे अब्दुल कलाम। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी क्या सतह से सतह पे मार करने वाली है, सतह से सतह पे मार करती है ना? अग्नि की बात करें तो ये भी सतह से सतह पे मार करेगी, सतह से सतह पे। नाग की बात करें तो इसको बोलते हैं टैंक विरोधी, है ना? एंटी टैंक मिसाइल। क्या नाम है इसका? एंटी टैंक। ये टैंक को नष्ट कर देती है, एंटी टैंक मिसाइल। इसके बारे में एक शब्द बोला जाता है दागो और भूल जाओ। दागो और भूल जाओ किसके लिए बोलते हैं? नाग के लिए। दागो और फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। ये दागो और भूल जाओ की सिद्धांत पे काम करती है। भूल जाओ, दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। कौन? नाग। आकाश की बात करें तो आकाश क्या है? पृथ्वी पे आकाश में जाकर फूटेगी, सरफेस टू एयर। ये सब पूछा था कि कौन सी मिसाइल है? ये सरफेस टू क्या है? एयर। पृथ्वी से चलेगी और कहां जाकर टूटेगी? हवा में टूटेगी जाके। अस्त्र एयर टू एयर। कौन सी मिसाइल है? एयर टू एयर। ये मिसाइलें आपको इतनी 5 ब्लास्टिंग मिसाइलें भारत की डीआरडीओ द्वारा बनाई गई 5 ब्लास्टिंग मिसाइलें।
ये जितना आज आपको मैंने कराया ये थोड़ा सा है, ठीक ना। इसके आगे हम आपको आगे लेके चलेंगे, ठीक ना। आरबीआई वगैरह कराना है, ठीक ना। उसके बाद जितना भी स्टैटिक में जितना भी कुछ आता है सब आपको हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक ना। यहीं पे आप लगातार इस सीरीज में बने रहिएगा, इस सीरीज को लगातार देखते रहिएगा। स्टैटिक से कोई टेंशन नहीं लेनी, स्टैटिक का जितना भी आएगा क्वेश्चन वो मैं सब कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसके बाद जो दूसरा वीडियो है उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इसके बाद अगला वीडियो कल आएगा, ठीक।